यहाँ हम ये बताना चाहते हैं सभी को कि ये जो व्हीटस्टोन सेतु का हमने जब लाइव चलाया, तो कुछ समय के बाद नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं चल पाया। तो जहाँ से इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले के जो पॉइंट्स हैं, वो लाइव सेशन जो अपलोड हो चुका है, उसमें उसका कुछ पार्ट है। और उसको हम फर्स्ट पार्ट बना देंगे, ठीक ना? और प्लेलिस्ट बना देंगे उसकी, और इसके बाद से हम यहाँ पर जो है इसको पार्ट सेकंड करके प्लेलिस्ट के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो जो लाइव आगे नहीं पूरा कंप्लीट नहीं चल पाया। तो आइए देखते हैं इसमें यहाँ पे जो धाराओं का वितरण है, वितरण के बाद हमें ये देखना था कि इसको इस तरह से व्यवस्थित करना है कि ये जो धारा है, ये गैल्वेनोमीटर में ना जा पाए। ये मतलब जो विकर्ण बीडी है, इसमें धारा ना आ पाए। तो जब इसमें धारा नहीं आएगी, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। जो इसका पॉइंटर लगा होता है, उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। जब विक्षेप नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप की स्थिति बोलते हैं इसको। शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब हो गया, यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे जो पॉइंटर लगा होता है, यहाँ मान लेते हैं 0 होता है, यहाँ 1 2 3 ऐसे, इधर फिर 1, इधर 2 2 3 ऐसे करके। तो ये जो पॉइंटर होता है, इसी तरह से 0 पे बना रहता है ये, ठीक है ना? तो ये इसमें कोई विक्षेप ना हो, ना इधर जाए ना इधर जाए, वो शून्य के सीध में ही पड़ा रहे अपना, कोई विक्षेप ना हो। इसको हम कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। और जब यहाँ गैल्वेनोमीटर जो धारा मापी है, इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति आती है, तो उसी को हम बोलते हैं संतुलित सेतु। उस समय हम उसको क्या बोलते हैं? संतुलित सेतु। इसको हम ये बोल देते हैं कि सेतु हमारा संतुलित अवस्था में है। और जब सेतु संतुलित अवस्था में रहेगा, तो यहाँ पे सीधे-सीधे इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा कि किन्हीं दो भुजाओं, संलग्न भुजाओं का, संलग्न का मतलब एक के बाद जो दूसरा जुड़ा, जैसे AB के साथ जुड़ा है BC, या AD के साथ जुड़ा है DC, या BC के साथ जुड़ा है DC, ठीक है ना? तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना? ये बताया व्हीटस्टोन ने। क्या? कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन इसको हम प्राप्त कैसे करेंगे, उसको देखते हैं। तो प्राप्त करने के लिए यहाँ पे दो खंड बन रहे हैं, बंद पास के दो खंड बन रहे हैं। एक बन रहा है ABDA और दूसरा बन रहा है BCDB, ठीक है ना? तो यहाँ हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगा सकते हैं, जो बंद पास का नियम है, क्योंकि यहाँ दो खंड बन रहे हैं बंद पास के। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे इसमें, तो उसमें हमने बताया था बंद पास के नियम में हम क्या करेंगे, अपना एक रास्ता बना लेंगे कि हम इसी रास्ते से चल रहे हैं इसमें, ठीक है ना? तो हम ये मान लेते हैं कि हम ऐसे चलते हुए यहाँ आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर से चलते हुए इधर बढ़ रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज। इसमें हमने हम कैसे चल रहे हैं भाई? ऐसे आएंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा ना। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इसमें क्या है, हम वही बंद पास का नियम लगाएंगे। और बंद पास के नियम में हमने क्या देखा था कि अगर प्रतिरोधों की बात की जाए, तो जिस प्रतिरोध में धारा की जो दिशा है, अगर उसी दिशा में हम चल रहे हों, तो वहां पर धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल को हम धनात्मक मान लेते हैं, ठीक है ना? यही बताया गया था किरचॉफ के द्वितीय नियम में कि क्या करते हैं, अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो ये देख भी रहे हैं AB में धारा इसी दिशा में जा रही है, और हम भी इसी दिशा में, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं, यानी धारा की दिशा में हम चल रहे हैं। तो जब धारा की दिशा में हम चलेंगे, तो वहां इन दोनों का जो गुणनफल होगा, वो वो क्या लेंगे, हम धनात्मक लेंगे। धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे, ठीक है? दूसरी चीज, अब इस वाले प्रतिरोध की बात करें, जो AD के बीच लगा हुआ R प्रतिरोध है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें तो धारा की दिशा इधर आ रही है,
नीचे की ओर हम देख रहे हैं यहाँ पे, यानी ए से डी की ओर, और हम चल क्या किधर रहे हैं, डी से ए की ओर। ऐसे चलते हुए आएंगे तो किधर चलेंगे, डी से ए की ओर। धारा ए से डी और हम चल रहे हैं डी से ए, मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो इन दोनों के गुणनफल को हम ऋणात्मक लेंगे, I2R, I2R, ठीक है। और यहां देखें इसमें, तो यहां कोई सेल नहीं लगा है, कोई सेल इसमें नहीं लगा है। इस बंद पास की बात करें तो सेल कोई नहीं लगा है, तो यहाँ पे इसका विद्युत वाहक बल के मान को हम क्या ले लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इस अरेंजमेंट में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं लगी है कि विद्युत वाहक बल के लिए कोई सेल लगा हो, कोई सोर्स लगा हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, I1P और ये माइनस को उधर भेजेंगे, इधर आके प्लस I2R हो जाएगा। ये समीकरण 1 बना देते हैं इसको। सेम यही कंडीशन हम इस वाले पास में ले लेते हैं, इसमें भी हम मान लेते हैं इसी तरह से हम चल रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरह से चल रहे हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें भी हम क्या है, जो धारा है I1 वो B से C की ओर चल रहे हैं और हम भी B से C की ओर आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यानी यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ लिख दिया जाएगा बंद पास क्या है ये, ABDA में, ABDA में, और उसी तरह से अब की बार बंद पास BCDB, BCDB में, इसमें भी किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। तो वही धारा B से C की ओर जा रही है और हम भी B से C की ओर चल रहे हैं, यानी धारा की दिशा में चल रहे हैं। जब धारा की दिशा में चलेंगे तो जो धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल हम धनात्मक लेंगे, I1Q, ठीक ना, ये धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे इधर, इधर जो आ रहे हैं, तो हम C से D की ओर चल रहे हैं और धारा D से C की ओर जा रही है, यानी यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है। तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, I2S, I2S, और यहाँ पर भी कोई विद्युत वाहक बल के लिए कोई सोर्स नहीं लगा है, यहाँ बराबर 0 कर लेते हैं। I1Q बराबर हो जाएगा I2S, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम इसमें भाग दे सकते हैं, बाएं पक्ष भाई में, दाएं पक्ष दाएं में, ठीक ना। समीकरण 1 व 2 से हम समझ लेते हैं, यहाँ पे 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे इसका क्या है, I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। इधर देख लेते हैं उसका जो पार्ट यहाँ पे है, क्या बचेगा, P अपान Q बराबर R अपान S। ये फार्मूला हमें मिल जाता है, सूत्र मिल जाता है व्हीटस्टोन सेतु के लिए, ठीक है ना, जिसमें अगर हम इसमें से कोई भी प्रतिरोध, हमने तो यहाँ ये मान लिया कि यस अज्ञात है, कोई भी अज्ञात हो सकता है, बाकी 3 ज्ञात प्रतिरोध रहेंगे, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। व्यवस्था व्हीटस्टोन सेतु की ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, हमने बताया कि व्हीटस्टोन से ने क्या बताया कि जब हम इसको इस तरह से अरेंजमेंट कर देते हैं, इसकी व्यवस्था कर देते हैं, और सेतु संतुलन की स्थिति में हो, शून्य विक्षेप की स्थिति में हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर या धारा मापी में कोई धारा ना जाए, उस समय में जो ये सेतु बना हुआ है, इस सेतु में जो भुजाएं हैं, किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं की बात करें हम, किसी भी दो संलग्न भुजा की, तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है, मान लेते हैं ए बी और बी सी यहाँ संलग्न भुजाएं ले रहे हैं, तो पी और क्यू इनका अनुपात इन दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को किसी परिपथ में। तो ये व्यवस्था इसकी है, और इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद के टॉपिक में, नेक्स्ट लाइव टॉपिक में हम लेकर आएंगे मीटर सेतु। तब तक आप सभी लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।